नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है असम से। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी। राज्य के 22 जिले सैलाब की चपेट में हैं, जिससे वहां रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि राज्य में बहने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों के बाद अब शहरों में भी घुसने लगा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा, जबकि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी उतारना पड़ा। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले दिनों में वहां आसमान से फिर आफत बरसेगी। ऐसा हुआ तो फिर असम के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त असम के 22 जिलों की स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। वहां रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी के साथ उसकी तमाम सहायक नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदियों में सैलाब आने की वजह से कई इलाके तो पानी में पूरी तरह डूब गए। असम के अलग अलग जिलों से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। नदियों की उफनती लहरों के आगे पुल और कच्चे मकान तिनकों की तरह बह गए, जबकि गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें बाढ़ के पानी में समा गई। कई जगहों पर देखने से ऐसा लगा जैसे नदियां रास्ता बदलकर रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और उनमें रहने वाले करीब 5 लाख लोग इसकी मार झेलने को मजबूर हैं। और इसी तरह असम का नलबाड़ी जिला भी बाढ़ की वजह से बेहाल हो गया। वहां भारी बारिश के बाद जिले में बहने वाली 5 नदियों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई गांव बाढ़ के पानी में समा गए। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे नलबाड़ी जिले से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में उफनती नदी एक गांव में घुसती दिखाई दी, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ आई और फिर कुछ घंटों के अंदर नदी का पानी गांव में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नदी की तेज लहरों के आगे गांव में मौजूद कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। बाढ़ के पानी ने वहां की सभी सड़कों पर कब्जा जमा लिया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक आदमी जान जोखिम में डालकर लहरों के बीच से गुजरने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन असम सरकार की मुसीबत तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी, ताकि सैलाब की वजह से किसी की जान न जाए, क्योंकि असम में आई बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। राज्य के 22 जिले सैलाब की चपेट में हैं, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मचा है। कुछ जिलों में तो सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। शहरों से संपर्क टूटने के बाद गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में कोकराझार, नलबाड़ी, लखीमपुर, सोनितपुर, उदालगुड़ी, बक्सा और बारपेटा शामिल हैं, जहां कुछ दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1366 गांव इस सैलाब की वजह से पूरी तरह डूब गए और सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि राज्य के 22 जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। जो बचे हैं उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान आफत में पड़ गई, क्योंकि गांवों तक जाने वाली ज्यादातर सड़कें बाढ़ में बह गई, जबकि नदियों की ताकतवर लहरों के आगे कई पुल धराशायी हो गए, जिससे सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए। यहां तक कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया। मतलब बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने गांवों में फंसे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से निकालते नजर आए। इस बीच असम के बक्सा जिले में बाढ़ की चपेट में आकर सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए, जिससे आसपास मौजूद कई गांव शहरों से पूरी तरह कट गए। चारों तरफ पानी भरने से कई लोग उन्हीं गांवों में फंस गए। और सबसे ज्यादा बुरा हाल बक्सा जिले के मुशलपुर इलाके में नजर आया, क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया, जिसकी वजह थी उस नदी में आया उफान, जिसने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में नदी के ऊपर बना एक पुल जर्जर हालत में दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो पुल किसी भी वक्त टूटकर नदी में गिर जाएगा। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लोग कमर तक भरे पानी में साइकिल को कंधे पर उठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। और असम के बक्सा जिले की तरह कोकराझार और तामुलपुर जिले में भी सैलाब की चपेट में आने से कई पुल बह गए, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में रहने वाले हजारों लोग पानी से गिर गए। और कोकराझार जिले से आई एक तस्वीर ने तो लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक लकड़ी का पुल बाढ़ के पानी में बह गया।
वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो लकड़ी का पुल धीरे धीरे नदी की धार में बहता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई लोग भी नजर आए जो पुल के टूटने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे। सैलाब की तेज धार की चपेट में आकर पुल के टूटने की एक डरावनी तस्वीर राज्य के तामुलपुर जिले से भी सामने आई। वहां नदी के ऊपर बना एक बड़ा पुल बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे वो पूरा इलाका शहर से पूरी तरह कट गया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने या फिर नदी में बहने की कोई जानकारी नहीं मिली। उधर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से असम के मानिकपुर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वहां के हजारों लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा, जो चारों तरफ पानी भरने से जहां तहां फंस गए। और सबसे बुरा हाल तो मानिकपुर के निचले इलाकों का हुआ, जहां कई फीट तक बाढ़ का पानी भर गया, जिसमें सैकड़ों झोपड़ियां डूब गईं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का सुरक्षित जगहों तक जाना भी मुश्किल हो गया। इस बीच एक मोटरसाइकिल सवार किसी तरह पानी को पार करता नजर आया, लेकिन कुछ जगहों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जो अपने साथ कई सड़कों को बहा कर ले गया। एक इलाके में कुछ लोग पानी भरने की वजह से अपनी साइकिल कंधे पर उठाकर सड़क पार करते दिखाई दिए। लगातार बारिश होने से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारे के तटबंध टूट गए। ये देखकर लोग और डर गए। कुछ जगहों पर लोगों ने आने जाने के लिए केले के तनों से नाव बनाई और इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी हुई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी तेज धमाके के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा 5 दिन पहले तब हुआ जब उस पनडुब्बी में 5 लोग सवार होकर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक टाइटन पनडुब्बी का मलबा बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया, जो 18 जून से ही अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटे थे। लेकिन 5 दिनों तक तलाश करने के बाद समंदर में पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार 5 लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समंदर में उतरने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी में तेज धमाका हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये पनडुब्बी 18 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमों ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना भी इस अभियान से जुड़ गई। लेकिन 5 दिनों तक समंदर में चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में है। और टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलते ही उसमें सवार सभी लोगों के मिलने की संभावना भी खत्म हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी में भारी दबाव के बाद हुए धमाके की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। I offer my deepest condolences to the families. टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटेन के कारोबारी हैमिश हार्डिंग भी थे, जो एयरक्राफ्ट कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इस पनडुब्बी में सवार थे। इनके अलावा फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हेनरी और टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी इसमें मौजूद थे। उधर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का दावा है कि अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी का मलबा ढूंढने में रिमोट से चलने वाली मशीन ओडिसियस 6K ने बड़ी भूमिका निभाई। दावा है कि इस पनडुब्बी की तलाश में अटलांटिक महासागर का हजारों किलोमीटर का इलाका छान मारा गया और इसके लिए दुनिया भर से कई जहाजों को भी लगाया गया। लेकिन 5 दिनों तक चले इस तलाशी अभियान के बाद टाइटन पनडुब्बी के मलबे को ढूंढने में रिमोट से चलने वाली ओडिसियस 6K मशीन की सबसे बड़ी भूमिका रही। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस मशीन को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है, जो समंदर की सतह तक जाने में सक्षम है। और इसी मशीन ने 22 फीट लंबी टाइटन पनडुब्बी की तलाश में टाइटैनिक जहाज के आसपास के पूरे इलाके को छान मारा। दावा है कि काफी तलाशी के बाद ओडिसियस 6K मशीन को टाइटैनिक जहाज के नजदीक ही टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि उसके खुफिया हथियार ने टाइटन पनडुब्बी में हुए धमाके की आवाज सबसे पहले सुनी थी। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक उसने कई दिन पहले ये आवाज उसी जगह सुनी जहां अंतिम बार टाइटन पनडुब्बी ने अपने जहाज से संपर्क किया था। और इसके लिए अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसे खुफिया उपकरण का इस्तेमाल किया जो समंदर की गहराइयों में किसी भी आवाज को आसानी से सुन सकता है। दावा है कि 18 जून यानी जिस दिन टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई थी, उसी दिन अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक महासागर में धमाके की आवाज सुनी थी। लेकिन खबर है कि वो बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती थी। इसी वजह से अमेरिकी नौसेना ने ये बात छिपा कर रखी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने जिस खुफिया उपकरण से धमाके की आवाज सुनी थी, उसका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। वहीं टाइटन पनडुब्बी हादसे के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि इस घटना की भविष्यवाणी 14 साल पहले ही कर दी गई थी।
अटलांटिक महासागर में 18 जून को रवाना हुई टाइटन पनडुब्बी में धमाका होने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई और ये सभी लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। इस बीच टाइटन पनडुब्बी हादसे पर ये अटकलें भी शुरू हो गईं कि 2009 में ही इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल पहले अमेरिकी एनिमेटेड टीवी सीरीज द सिम्पसन्स में इसी तरह के हादसे को दिखाया गया था। उस शो में भी एक पनडुब्बी समंदर में फंस गई थी और फिर तेज धमाके के साथ वो तबाह हो गई थी। दावा है कि इससे पहले भी इस सीरीज में दिखाई गई कुछ घटनाएं सच साबित हुई हैं। खास बात यह कि इस सीरीज को बनाने वाली टीम के एक सदस्य पिछले साल टाइटन पनडुब्बी में ही सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी पर 5 साल पहले सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप भी लगा था। ये पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन टाइटन पनडुब्बी में धमाका होने से उन सभी की मौत हो गई। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर 2018 में सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। हैरानी की बात यह कि आरोप लगाने वाला ओशन गेट कंपनी का ही एक कर्मचारी था, जिसने 5 साल पहले टाइटन पनडुब्बी में कई खामियों का पता लगाकर अपनी कंपनी को आगाह किया। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसकी सलाह को मानने के बजाय उसे कंपनी से ही निकाल दिया गया था। बाद में उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि टाइटन पनडुब्बी में उन खामियों को दूर नहीं किया गया जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर में यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई। उधर रूस के कुर्स्क शहर पर हुए एक ड्रोन अटैक से वहां खलबली मच गई। वहां के गवर्नर ने दावा किया कि उनके शहर के आसमान के एक ड्रोन मंडराता नजर आया, जिसे कुर्स्क की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाने पर लेकर ढेर कर दिया। कुर्स्क के गवर्नर के मुताबिक उनके शहर की सीमा के अंदर एक ड्रोन तेजी से घुसा, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद आसमान में उसमें धमाका हुआ और वहां काला धुआं छा गया। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक कुर्स्क में जोरदार हमले की प्लानिंग की जा रही थी, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि ये हमला किसने किया इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुर्स्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर पर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी। हालांकि यूक्रेन की फौज भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रही, उसने भी तुरंत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी। साथ ही हवाई हमले की चेतावनी भी जारी कर दी गई ताकि रूसी हमलों से लोगों को बचाया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रात के वक्त क्रूज मिसाइलों से भीषण हमले किए, जिसकी वजह से लोग खौफ में आ गए। हालांकि बीते कुछ दिनों से पश्चिमी यूक्रेन में जंग शांत होने की आशंका जताई जा रही थी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने हमले कम कर दिए थे, लेकिन अब खबर है कि पुतिन की फौज ने दोबारा रात के वक्त मिसाइलों से हमले कर कहर ढा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने 13 क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की मिसाइलें आसमान में ही ढेर कर दी। वहीं यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने जापोरिजिया के कई इलाकों में जोरदार हमले किए। कुछ दिनों पहले यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में रूस के कब्जे वाले कई गांवों को आजाद करवाने का दावा किया था, लेकिन बताया गया कि जैसे जैसे पुतिन की सेना के हाथ से जापोरिजिया फिसल रहा है, रूसी सेना और तेज हमले कर रही है, ताकि किसी भी सूरत में जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यही वजह है कि अब जंग और ज्यादा भीषण हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूसी फौज के कब्जे से जापोरिजिया को पूरी तरह आजाद कराने की कसम खा रखी है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रही। बताया गया कि इसीलिए रूस ने भी जापोरिजिया के अलग अलग इलाकों में करीब 100 धमाके किए, जिसकी वजह से वहां काफी नुकसान हुआ। रूस जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराकर पहले ही उसे अपना घोषित कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की की सेना इसे वापस लेने के लिए लड़ रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र की एटॉमिक एजेंसी IAEA ने यूक्रेन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने जापोरिजिया के पास आतंकी हमले की आशंका जताई थी। IAEA की जांच में पाया गया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास कोई बारूदी सुरंग नहीं बिछाई गई, जिनके जरिए खुद जेलेंस्की ने बड़े हमले की आशंका जताई थी। जेलेंस्की ने अंदेशा जताया था कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने तो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तक बता दिया था और यह दावा किया था कि इस हमले को अंजाम कुछ आतंकी देंगे। जेलेंस्की के इस दावे से खलबली मच गई और IAEA ने फौरन जांच शुरू कर दी। डर इस बात का था कि कहीं ऐसा हमला हो गया तो न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाही न मच जाए, लेकिन IAEA की जांच में इस दावे को पूरी तरह गलत पाया गया। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने पार्टी दफ्तर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में बीजेपी के विधायक और सांसद शामिल रहे और उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही उनसे कार्रवाई की मांग की। इससे पहले बीजेपी के विधायक और सांसद अपनी पार्टी के दफ्तर से पैदल चलकर राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेताओं ने राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले की जांच की भी मांग की। खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, इंक्वायरी भी वही कर रहा है जो चोरी कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने ये चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी।
वहीं खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तनातनी के बीच सचिन पायलट समर्थक कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मतलब राजस्थान में एक बार फिर चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के बीच जंग का सियासी अखाड़ा तैयार हो गया, क्योंकि पायलट गुट के कद्दावर नेता और विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में ऐलान किया कि वो अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। कुछ इसी तरह कुछ रोज पहले सचिन पायलट के एक और समर्थक भरत सिंह ने भी चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। उस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर युवाओं को मौका नहीं देने का आरोप लगाया था। तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। इसी साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में कांग्रेस के कुनबे में कलह शुरू हो गई, जो चुनाव में गहलोत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी, जिसके बाद दफ्तर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि बीजेपी के उस दफ्तर में आग लगाने से पहले उसमें तोड़फोड़ भी की गई। बताया गया कि रात के समय कुछ उपद्रवियों ने दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दफ्तर में आग टीएमसी ने लगवाई। प्लांटे ना बायटा जाने सुने হয়েছে, এটা একটা ময়না তদন্ত বিষয় হয়ে গেছে। बीजेपी दफ्तर में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच में जुट गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में टीएमसी के एक नेता की हत्या के विरोध में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीएमसी नेता की हत्या राज्य में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ही की गई, जिसके खिलाफ टीएमसी ने पुरुलिया के आद्रा इलाके में बंद का ऐलान किया और सड़क पर उतरकर आगजनी की। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस समेत कई दलों के खिलाफ नारे भी लगाए। इसके साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर मोटरसाइकिलें खड़ी कर उसे जैम कर दिया। उनके बंद के ऐलान की वजह से इलाके की सभी दुकानों पर ताले नजर आए। इस बीच पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के उम्मीदवार अरशद हुसैन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले टीएमसी नेता धनंजय चौबे पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर यूक्रेन के साथ जंग में लड़ाकों की कमी से जूझ रहे वैगनर ग्रुप ने फिर से भर्ती शुरू कर दी। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं, जो उनके इशारे पर काम करती है और कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। रूस के मीडिया में छपी खबर के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर लड़ाकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला और युवाओं से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। सोशल मीडिया पर दिए गए विज्ञापन में वैगनर ग्रुप ने ऐलान किया कि सैनिक के रूप में भर्ती होने पर 2,40,000 रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,33,000 प्रति महीने के वेतन के साथ बोनस भी दिया जाएगा। रूस के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के नए जवानों को तुरंत यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया जाएगा। बीते 17 महीनों से जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप के हजारों सैनिकों को मारने का दावा किया है, जिसकी वजह से पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने नए लड़ाकों की भर्ती का प्लान बनाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में सैनिकों की कमी से जूझ रहा रूस जल्द ही एक रिजर्व आर्मी तैयार करने वाला है, जिस पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मोहर लगा दी और यह ऐलान कर दिया कि रूस अपनी इस रिजर्व आर्मी को जून के आखिर तक तैयार कर लेगा। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी इस रिजर्व आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिक होंगे, जिन्हें रूस की सेना कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी। इसके अलावा पुतिन की इस सेना में करीब 50,000 सैनिक और होंगे। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक इन सैनिकों के लिए 3,000 से ज्यादा बंदूकें जुटाई जा चुकी हैं। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर जबरदस्त वार करने की तैयारी में लगा हुआ है, जो इतना घातक होगा कि शायद जंग का अंत हो जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस कई महीनों से सैनिकों की कमी से जूझ रहा था। यही वजह है कि वो रिजर्व फोर्स बनाकर मैदान में दुगनी ताकत से उतरने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन को जबरदस्त झटका दिया जा सके। उधर वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री पर राष्ट्रपति पुतिन को धोखा देने का आरोप लगा दिया। पश्चिमी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने और पुतिन को गलत जानकारियां देने के बड़े आरोप लगा दिए, जिसके बाद रूस की सेना में हड़कंप मच गया। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूस के रक्षा मंत्री ने सेना के अफसरों के साथ मिलकर कई गड़बड़ियां की, जिसकी जानकारी और दस्तावेज उनके पास हैं। प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हर रोज पुतिन से झूठ बोला। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी महीने की शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही सभी प्राइवेट सैन्य टुकड़ियों को रूस की सेना में शामिल होना होगा। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया और रक्षा मंत्री पर निशाना साधा। इस बीच तुर्की ने यूक्रेन में ही उसके खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। तुर्की जंग की शुरुआत से ही अपने खतरनाक ड्रोन यूक्रेन को देता आया है
और जब जंग में बारकताश TB2 ड्रोन की खपत कई गुना बढ़ी तो तुर्की ने इसकी फैक्ट्री यूक्रेन में ही लगाने का फैसला कर लिया। बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि उसे यूक्रेन में 2 ड्रोन फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस हासिल हो गया। जिसका मतलब ये कि तुर्की के जिन ड्रोन के दम पर यूक्रेन ने तबाही मचाई, अब वो उसी के देश में बनाए जाएंगे। और जेलेंस्की को उम्मीद है कि जंग में यूक्रेन को इससे काफी मदद मिलेगी। तुर्की के इस बारकताश TB2 ड्रोन को ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की टक्कर का ड्रोन माना जाता है, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस के कई फौजी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को चकमा देने के लिए रूस ने अपने युद्धपोतों पर नया रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। बताया गया कि रूस अपने भारी भरकम युद्धपोतों पर ग्रे रंग चढ़ा रहा है ताकि वो यूक्रेन के ड्रोन को चकमा दे सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने अपने युद्धपोत को ग्रे रंग से रंग दिया ताकि यूक्रेन के ड्रोन उसके आकार का अंदाजा न लगा पाएं। क्योंकि रूस का ये मानना है कि इस रंग की वजह से दुश्मन के ड्रोन उसके युद्धपोत को पहचानने में नाकाम हो जाएंगे और इस तरकीब की मदद से उन पर होने वाले ड्रोन हमले टाले जा सकेंगे। मतलब ये ठीक वैसी ही तकनीक है जैसी स्टेल्थ विमानों के लिए अपनाई जाती है, जो अपने रंग की वजह से रडार के पकड़ में नहीं आते और दुश्मन के इलाकों में हमला कर देते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए कुछ आतंकी LOC के पास जंगल में छिपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आ गए और उन्होंने कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर को छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद अचानक सुरक्षा बल का सामना आतंकियों से हो गया। इस बीच आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। घंटों चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुपवाड़ा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। उधर गुजरात के पोरबंदर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक महिला की तरफ से बार-बार RTI दाखिल करने से परेशान होकर एक अधिकारी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने बताया कि वो महिला एक मामले में अर्जी लेकर पोरबंदर की जिला खेल अधिकारी के पास पहुंची थी। तभी दोनों के बीच बहस हो गई और महिला अधिकारी ने गुस्से में RTI दाखिल करने वाली उस महिला को थप्पड़ मार दिया। बताया गया कि उस महिला ने कुछ दिन पहले RTI के तहत खेल अधिकारी से कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने पर उसने इसकी शिकायत की। इसी बात पर खेल अधिकारी भड़क गईं और उसे दफ्तर से बाहर जाने को कह दिया। ऐसे में दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग महिला अधिकारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकी और गुस्से में उस महिला को चांटा मार दिया, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कुछ पोस्टर लगा दिए गए, जिन पर वहां विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन पोस्टरों पर कमलनाथ की तस्वीर के साथ उनका नाम करप्शन नाथ लिखा नजर आया। और इन पोस्टरों के जरिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को वांटेड बताया गया। साथ ही इन पोस्टरों में एक QR कोड भी नजर आया। बताया गया कि उस QR कोड को स्कैन करते ही कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की एक लिस्ट सामने आई। इन पोस्टर में कहा गया कि उस सरकार के दौरान जो घोटाले किए गए, उन घोटालों के बारे में इसमें पता चलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भोपाल में ये पोस्टर BJP के नेताओं ने लगवाए। नेता इसके खिलाफ FIR लिखवाने थाने पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा किसी बड़े नेता की साजिश पर की गई है। दूसरी तरफ BJP ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताया और ये दावा किया कि इन पोस्टरों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका का परमाणु ताकत वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर वियतनाम पहुंच गया। सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच वियतनाम लगातार अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में जुटा है। और इसी का नतीजा रहा कि अमेरिका ने अपने परमाणु ताकत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन को वियतनाम भेज दिया और चीन को सीधी चुनौती दे डाली, क्योंकि चीन लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और उसे इस इलाके में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से उसने एक साथ कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया, जिनमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, जापान और ब्रुनई जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि दक्षिण चीन सागर उसकी जागीर नहीं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के 2 दिन बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जल्द ही शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद जताई और उस मामले को गलतफहमी का नतीजा करार दिया, जिस पर अमेरिका और चीन में ठन गई थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले जो बाइडेन चीन पर भड़क गए थे और उन्होंने फरवरी में हुई एक घटना पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली, जब अमेरिका के आसमान में संदिग्ध गुब्बारे दिखने की घटना सामने आई थी, जिस पर बाइडेन ने चीन को घेरते हुए उनके देश की जासूसी करने का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह करार दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनके सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब उन्होंने अपना एक बयान जारी कर शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद जताई। वहीं चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच फिलीपींस की वायुसेना और नौसेना ने एक साथ अभ्यास किया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना के अभ्यास को शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा गया।
जिसकी बड़ी वजह है इस अभ्यास की टाइमिंग। ये अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब चीन की फौज दक्षिण चीन सागर में आक्रामक है। पिछले हफ्ते ही फिलीपींस की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर एक अभ्यास किया था। चीन ने दोनों देशों की सेनाओं के अभ्यास को शांति बिगाड़ने वाला तक कह दिया था। ऐसे में फिलीपींस की फौज ने चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एक नया अभ्यास छेड़ दिया। इस दौरान फिलीपींस की वायुसेना और नौसेना ने मिलकर समुद्र के बीच ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। फिलीपींस की फौज के कई घातक जहाज और फाइटर जेट इस अभ्यास में शामिल हुए। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए चीन ताइवान के खिलाफ बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकते हैं। मतलब ये कि चीन के आर्थिक संकट ने ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के दौरान चीन की आर्थिक विकास दर धीमी हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग राष्ट्रवाद के मुद्दे को हथियार बना सकते हैं और ताइवान पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और हर वक्त उस पर कब्जे की फिराक में रहता है। हालांकि ताइवान पर हमला करना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ताइवान के आगे अमेरिका जैसा सुपर पावर देश ढाल की तरह खड़ा है, जिसने दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग की दादागिरी पर काफी हद तक नकेल कसी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजली विभाग के 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप लगा कि साबिर खान नाम का जूनियर इंजीनियर सरकारी दस्तावेज के बदले रिश्वत लेना चाहता था, लेकिन अमित सक्सेना नाम के असिस्टेंट इंजीनियर ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और थोड़ी देर में मामला गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। बताया गया कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात साबिर खान ट्रांसफर के बाद दफ्तर से कई सरकारी दस्तावेज बिना इजाजत के अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन जब असिस्टेंट इंजीनियर ने इसका विरोध किया तब साबिर खान उनसे भिड़ गए। इस हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद बिजली विभाग ने जांच के आदेश दे दिए। उधर बढ़ती गर्मी ने जम्मू को भी बेहाल कर दिया। वहां गर्मी के साथ भयानक उमस की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन घर के अंदर भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि बिजली भी कट रही है, जिसकी वजह से हाल ये हो गया कि कुछ लोग अपने घरों से निकलकर पेड़ों की छांव के नीचे पनाह लिए नजर आए। इतनी गर्मी की भीड़ से भरे रहने वाले बाजार तक सुनसान दिखे। दुकानों के शटर गिरे नजर आए। जो लोग मजबूरी में बाहर निकले भी उन्हें भी प्यास ने परेशान कर दिया, और कुछ लोगों के लिए तो कड़ी धूप में छाते के बिना चलना ही नामुमकिन नजर आया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के लोगों ने अपने शासक किम जोंग उन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया भयंकर आर्थिक संकट और भुखमरी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच किम जोंग उन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को लगातार युद्ध के लिए उकसा रहे हैं और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय अपने मिसाइल परीक्षणों पर मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से उत्तर कोरिया के लोग अपने शासक से बेहद नाराज हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उत्तर कोरिया को एक बार फिर साल 1994 में आए अकाल जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। 1994 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में भूख और बीमारियों की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के लोग देश में एक बार फिर वैसी ही त्रासदी नहीं देखना चाहते, इसीलिए लोगों ने किम जोंग उन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उधर अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि उन्होंने इसके लिए अपनी सेना को तैयार रहने के भी आदेश दे दिए, ताकि पड़ोसी देशों को डरा धमकाकर उनसे रियायतें हासिल की जा सकें। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खतरा उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के लिए बताया गया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन दक्षिण कोरिया पर कब्जे का इरादा रखते हैं। हालांकि किम को यह भी मालूम है कि अगर उन्होंने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो उसका साथी अमेरिका जरूर बीच में आएगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए भी अपने परमाणु हथियारों का सहारा ले सकते हैं। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तर कोरिया से परमाणु खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने वियतनाम से हाथ मिला लिया। वियतनाम को कभी उत्तर कोरिया के सबसे करीबी देशों में माना जाता था, लेकिन अब वो दक्षिण कोरिया के पाले में आ गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया वियतनाम का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन चुका है। यानी दक्षिण कोरिया से दूरी बनाना वियतनाम के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दावा किया गया कि इसीलिए उसने किम जोंग उन से किनारा करते हुए दक्षिण कोरिया का दामन थाम लिया। वियतनाम के दौरे पर पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने वहां कई समझौतों पर मोहर लगाई, जिनमें दोनों देशों के बीच उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए जल्द ही दक्षिण कोरिया को अमेरिका का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, जो हवा में करीब 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन का पता लगा सकता है और उसे ढूंढकर पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल लॉन्चर के लिए समझौता किया, जिसका रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है।
इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है। ऐसे में किम जोंग उन की मिसाइलों को ढेर करने में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दक्षिण कोरिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का धमकी देते हुए एक ऑडियो मिलने का दावा किया। आरोप है कि पिछले महीने अनमोल बिश्नोई ने एक ऑडियो मैसेज भेजकर दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे नहीं देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपा है और वो वहीं से दिल्ली और पंजाब के कारोबारियों से अवैध वसूली करने में जुटा है। आरोप है कि उसने पिछले महीने दिल्ली के रहने वाले एक कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि धमकी देने के लिए उसने बाकायदा एक वॉइस नोट भी भेजा। फोन उठा ले, उसमें तेरा फादर आएगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा, अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार भी किया था। आरोप है कि उन बदमाशों ने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर कारोबारी को डराने के लिए उसके घर पर फायरिंग भी की थी। इधर एनआईए ने हरियाणा और पंजाब के 8 गैंगस्टर पर शिकंजा कसते हुए उन पर इनाम की रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने पिछले हफ्ते मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की एक लिस्ट तैयार की और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक उस लिस्ट में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई गैंगस्टरों के नाम शामिल बताए गए। इसी लिस्ट में हरियाणा और पंजाब से जुड़े 8 गैंगस्टरों पर एनआईए ने लाखों के इनाम की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और गौरव पटियाल पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के 6 और गैंगस्टरों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। इन आतंकियों की तलाश एनआईए को लंबे वक्त से है। एनआईए ने अपील की कि अगर किसी को इन आतंकियों से जुड़ी कोई खबर मिले तो वो फौरन उन तक पहुंचाए। इसके लिए एनआईए की तरफ से एक ईमेल आईडी और एक नंबर भी जारी किया गया। इस बीच दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनजीओ के आड़ में धर्मांतरण करवाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रताप पाटला बताया गया और आरोप है कि वो ऑपरेशन अगापे नाम के एक एनजीओ की आड़ में गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगलाता था और उन्हें पैसों का लालच देता था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा तब उठा जब गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाले एक आदमी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने फरवरी में धर्म बदलवाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन उनका तीसरा साथी प्रताप पाटला फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने करीब 3.5 महीने की तलाश के बाद धर दबोचा। ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि इस एनजीओ को विदेश से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास से पुलिस को मोबाइल फोन और लैपटॉप भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उधर राजस्थान के बीकानेर में दलित समुदाय की लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की शर्त रख दी। इस मामले में दिनेश बिश्नोई नाम के लड़के के साथ खाजूवाला थाने में तैनात 2 कांस्टेबल भी आरोपी हैं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 3 दिन पहले उस लड़की का शव एक मकान के अंदर मिला था, लेकिन परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने खाजूवाला थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बॉडी को तब तक नहीं उठाएंगे तब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान तीनों आरोपियों का एक पुराना वीडियो भी पुलिस को मिला, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश दोनों आरोपी कांस्टेबल के साथ डांस करता दिखा। इनकी जो भी मिलीभगत है आपराधिक तत्वों के साथ, उसकी जांच वो करेंगे। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। इस बीच भारत ने श्रीलंका पर 22 मछुआरों को अगवा करने का आरोप लगाया। सभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए थे, लेकिन श्रीलंका की नौसेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी 4 नावों को भी जब्त कर लिया। सभी मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मछुआरों की गिरफ्तारी पर भारत की तरफ से जवाब मांगे जाने पर श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि जिन मछुआरों को पकड़ा गया वो जाफना के नजदीक डेल्फ द्वीप के पास मछलियां पकड़ रहे थे। ये पूरा इलाका श्रीलंका की समुद्री सीमा के अंदर आता है। श्रीलंका की इस कार्रवाई से तमिलनाडु में पीएमके यानी पट्टाली मक्कल कच्छी पार्टी के संस्थापक एस रामदास नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि श्रीलंका ने मछुआरों का अपहरण किया और उनकी नाव छीन ली, जबकि वो अपनी सीमा में मछली पकड़ रहे थे। उधर अमेरिका के टेक्सास में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। वहां आया बवंडर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, तबाही मचाने वाले बवंडर ने कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ घरों की छतें बवंडर अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। टेक्सास में बवंडर के साथ तेज हवाएं चली, साथ ही भारी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि वहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली गुल होने की वजह से अंधेरे में रहना पड़ा। यानी भीषण गर्मी की मार झेल रहे टेक्सास के लोगों की बवंडर ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। टेक्सास में पिछले हफ्ते भी बवंडर ने भारी तबाही मचाई थी। तब बवंडर की चपेट में आने से 100 लोग घायल हो गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया की संसद के पास रूस अपने नए दूतावास की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि रूस के राजदूत उसी जगह पर रहने के लिए अड़े हुए हैं
जबकि कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस को अपनी संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से रूस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने नए दूतावास वाले इलाके को खाली नहीं किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राजदूत ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के पास वाले इलाके में ही रह रहे हैं, जहां रूस का नया दूतावास बनना था। ये दूतावास ऑस्ट्रेलिया की संसद से महज 400 मीटर की दूरी पर बनाया जाना था, जिसके लिए रूस ने लीज पर जमीन ली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस के नए दूतावास बनाने पर रोक लगा दी। लेकिन रूस के जिद पर अड़ जाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी भड़क गई। उसने साफ कर दिया कि रूस के अधिकारी ने जल्द इलाके को खाली नहीं किया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस की एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो सड़क पार कर रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पार करने की कोशिश करता नजर आया। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही पुलिस की एक गाड़ी ने उसे रौंद दिया, जबकि पुलिस की गाड़ी टक्कर मारने के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने उस घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी उस आदमी के परिवार वालों को लगी, उन्होंने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई के नगर निगम बीएमसी के एक पूर्व मेयर भी कोविड सेंटर घोटाला मामले में ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक घोटाले की जांच कर रही ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि पूर्व मेयर की सिफारिश पर ही ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसने दवाओं, डॉक्टरों की तैनाती और यहां तक कि शवों को पैक करने वाले बैग की खरीद में भी घोटाला किया। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को जांच में पता चला कि शवों को पैक करने वाला जो बैग बाजार में 2000 रुपए की दर से मिल रहा था, उसके लिए कंपनी ने बीएमसी से 6800 रुपए वसूले। आरोप है कि कंपनी ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर 25 से 30% ज्यादा कीमत वसूली। इतना ही नहीं, बीएमसी को दिए बिल में कोविड सेंटर में उन डॉक्टरों की तैनाती दिखाई गई जिन्होंने वहां कभी काम ही नहीं किया। इसी वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड में सेवा देने के नाम पर इस कंपनी ने बीएमसी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। 2 दिन पहले ईडी ने मुंबई में एक आईएएस अफसर के साथ उद्धव गुट के 2 नेताओं के घर छापेमारी की थी और अब मुंबई नगर निगम के पूर्व मेयर उसके रडार पर हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका पर भड़क गए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसके पास यूक्रेन युद्ध में देने के लिए रुपए हैं, लेकिन कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए नहीं है। और इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि शहबाज शरीफ की सरकार ने कई बार अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने देश की कंगाली का रोना रोने लगे और उन्होंने यूरोप के बैंकों से भी कर्ज मांगने में देरी नहीं की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन की मदद की, अगर वो पाकिस्तान की भी मदद करता तो आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज नहीं होता। इस बीच पाकिस्तान में ईसाई धर्म मानने वाले एक आदमी को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। जानकारी के मुताबिक ईसाई समुदाय के नोमन मसीह नाम के उस आदमी पर इस्लाम धर्म के अपमान का आरोप लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के बहावलपुर की जिला अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आरोप है कि नोमन मसीह के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिनके जरिए इस्लाम धर्म के अपमान की आशंका जताई गई और यही वजह थी कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि इस फैसले के बाद वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क उठे। साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों ने भी अदालत के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया। इस दौरान उनमें एक संगठन ने ये ऐलान भी कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इधर यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान उतारने की तैयारी पूरी हो गई। बताया गया कि अगले 2 दिन वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो करेंगे और इससे पहले कई अधिकारी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया गया कि 24 जून को यहां एयर शो किया जाएगा और अगर मौसम खराब हुआ तो एयर शो 25 जून को होगा, जिसके लिए 24 और 25 जून को सुल्तानपुर में करीब 12 किलोमीटर का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही एयर शो के दौरान एक्सप्रेसवे के आसपास सुरक्षा बल और पुलिस का कड़ा पहरा भी रहेगा। बताया गया कि एयर शो के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे से उड़ने और एक्सप्रेसवे पर उतरने की रिहर्सल करेंगे। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक बच्चे के मुंह में पुराना पेंसिल सेल फटने के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि बच्चा एक पुराने पेंसिल सेल को मुंह में रखकर चबा रहा था, लेकिन इस दौरान पेंसिल सेल फट गया और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में उसके घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस हादसे में बच्चे का मुंह बुरी तरह से झुलस गया और बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई। बताया गया कि 9 साल का बच्चा अपने घर में एक पुराने पेंसिल सेल से खेल रहा था, लेकिन इस दौरान उसने सेल को अपने मुंह में रखकर चबाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सेल बच्चे के मुंह में ही फट गया और हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में अपने समुद्री बेड़े की रखवाली के लिए अपनी डॉल्फिनों को उतार दिया। बताया गया कि रूस ने इन डॉल्फिन को बाकायदा जासूसी और हमले की ट्रेनिंग भी दी ताकि वो समंदर के अंदर होने वाली दुश्मन की हर हरकत को भांपकर उसकी जानकारी दे सकें। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की ये डॉल्फिन क्राइमिया के पास काला सागर में रूस की नौसेना के बेड़े की रखवाली में तैनात की गई, जिनका काम उस इलाके में आए दुश्मन के गोताखोरों और पनडुब्बियों को ढेर करना होगा। ब्रिटेन पहले भी ये कई बार दावा कर चुका है कि रूस समंदर में डॉल्फिन के जरिए पहले भी जासूसी और रेकी का काम करता आया है, और उसने एक बार फिर ये आरोप लगाया कि रूस ने काला सागर में इन्हें तैनात कर दिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस को इस बात का डर सता रहा है कि क्राइमिया के इलाके में उस पर कभी भी हमला हो सकता है। यही वजह है कि उसने काला सागर में अपनी नौसेना को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो जंग में यूक्रेन को अपना एक भी हथियार नहीं देने वाले। उन्होंने आशंका जताई कि यूक्रेन के जरिए उनके हथियार उनके कट्टर दुश्मन ईरान के हाथ लग सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खाए बैठे ईरान का काम आसान हो जाएगा। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां के मीडिया से बात करते हुए ये आशंका जताई कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद की तो उनके हथियार यूक्रेन के जरिए ईरान और फिर फिलिस्तीन तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब नेतन्याहू जिन हथियारों से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके दुश्मन के पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। वहीं उन्होंने ये दावा भी किया कि रूस और इजराइल दोनों ही सीरिया में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन में जुटे हैं। ऐसे में इजराइल रूस के खिलाफ जाकर कोई खतरा मोल नहीं लेगा। इस बीच यूनाइटेड नेशंस ने रूस को यूक्रेन की जंग में मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसका नाम अपनी लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया। यूएन की इस लिस्ट ऑफ शेम के जरिए दोषी देश को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश होती है। कई बार उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं ताकि उसे जंग में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए यूक्रेन के स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहे रूस पर दबाव बनाने के लिए यूएन ने उसका नाम अपनी लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया और दावा किया कि यूक्रेन में पिछले साल जिन 477 बच्चों की मौत हुई उनमें 136 बच्चे रूस की सेना और उससे जुड़े हथियारबंद गुटों के हमलों में अपनी जान गंवा बैठे। रूस का नाम यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी स्थायी सदस्य को इस लिस्ट में शामिल करके दोषी ठहराया गया हो। इधर अमेरिका में रूस के राजदूत ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि यूक्रेन जंग को अमेरिका परमाणु युद्ध की तरफ धकेल रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक के मुताबिक 2 अमेरिकी सांसदों के एक प्रस्ताव से रूस के राजदूत भड़क गए, क्योंकि उस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि अगर रूस ने यूक्रेन में परमाणु हमले की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो उसे सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। और नेटो देश भी रूस को जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ दिनों पहले अपने पड़ोसी देश बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन इसी के बाद से ही अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पुतिन पर भड़के हुए हैं, क्योंकि अगर रूस ने जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो दुनिया वो तबाही देखेगी जो आज तक नहीं हुई। इसलिए अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी देता आ रहा है। हालांकि न्यूज़वीक के मुताबिक रूस के राजदूत ने अमेरिका पर ही परमाणु युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगा दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खैरसोन में रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। बताया गया कि रूसी सेना के हमलों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कम से कम 4 लोग घायल हो गए, क्योंकि रूसी सेना ने खैरसोन पर भीषण हवाई हमले किए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों में चुन चुनकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से कुछ इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। खैरसोन पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए रूसी सेना लंबे वक्त से लड़ रही है। जंग की शुरुआत में उसने खैरसोन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने का दावा भी किया था, लेकिन बाद में यूक्रेन ने खैरसोन में दोबारा बढ़त बना ली। खबर है कि अब रूस किसी भी कीमत पर खैरसोन पर कब्जा चाहता है, इसीलिए उसने हमले और तेज कर दिए। इस बीच यूरोपियन यूनियन के रूस पर लगाए प्रतिबंधों का रूस ने करारा जवाब दिया। रूस ने भी इन प्रतिबंधों के जवाब में कुछ बड़े ऐलान किए और यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं के रूस में आने पर बैन लगा दिया। हालांकि पहले से रूस ने यूरोप के कई नेताओं पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन इस बार उसने ऐसे नेताओं की लिस्ट में कई नाम जोड़ दिए। एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने 11वीं बार रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से यूरोपियन यूनियन लगातार रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर रही है, लेकिन रूस ने नए प्रतिबंधों को कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। यूरोपियन यूनियन ने एक दिन पहले उन कंपनियों के साथ कारोबार करने पर रोक लगाई थी जो रूस की कंपनियों के साथ किसी भी तरह का सौदा कर रही हैं, लेकिन रूस का दावा है कि इस तरह का फैसला संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। वहीं कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में सुस्ती छाई रही और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बने रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 259 अंक गिरकर 62,979 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक गिरकर 18,665 पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, मेटल और आईटी के शेयरों में दर्ज की गई, जबकि बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3 लाख करोड़ कम हो गया।
उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की सेना के हवाई हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यह हमला रूस की फौज ने ड्रोन के जरिए किया, जिसके निशाने पर यूक्रेन की सेना के कुछ टैंक आ गए। और ड्रोन से रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखा कि यूक्रेन की सेना के टैंक पर अचानक एक बम गिरा। बम गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन की फौज का टैंक आग की लपटों में गिर गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद नजर आया। लेकिन असम सरकार की मुसीबत तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और नदियों से दूर रहने की सलाह दी, ताकि सैलाब की वजह से किसी की जान न जाए, क्योंकि असम में आई बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। राज्य के 22 जिले सैलाब की चपेट में हैं, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मचा है। कुछ जिलों में तो सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। शहरों से संपर्क टूटने के बाद गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में कोकराझार, नलबाड़ी, लखीमपुर, सोनितपुर, उदालगुड़ी, बक्सा और बारपेटा शामिल हैं, जहां कुछ दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1366 गांव इस सैलाब की वजह से पूरी तरह डूब गए और सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि राज्य के 22 जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। जो बचे हैं उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान आफत में पड़ गई, क्योंकि गांवों तक जाने वाली ज्यादातर सड़कें बाढ़ में बह गई, जबकि नदियों की ताकतवर लहरों के आगे कई पुल धराशायी हो गए, जिससे सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए। यहां तक कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया। मतलब बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने गांवों में फंसे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से निकालते नजर आए। इस बीच असम के बक्सा जिले में बाढ़ की चपेट में आकर सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए, जिससे आसपास मौजूद कई गांव शहरों से पूरी तरह कट गए। चारों तरफ पानी भरने से कई लोग उन्हीं गांवों में फंस गए। और सबसे ज्यादा बुरा हाल बक्सा जिले के मुशलपुर इलाके में नजर आया, क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया, जिसकी वजह थी उस नदी में आया उफान, जिसने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में नदी के ऊपर बना एक पुल जर्जर हालत में दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो पुल किसी भी वक्त टूटकर नदी में गिर जाएगा। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लोग कमर तक भरे पानी में साइकिल को कंधे पर उठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। और असम के बक्सा जिले की तरह कोकराझार और तामुलपुर जिले में भी सैलाब की चपेट में आने से कई पुल बह गए, जिसकी वजह से आसपास के गांव में रहने वाले हजारों लोग पानी से गिर गए। और कोकराझार जिले से आई एक तस्वीर ने तो लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक लकड़ी का पुल बाढ़ के पानी में बह गया। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें वो लकड़ी का पुल धीरे धीरे नदी की धार में बहता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई लोग भी नजर आए, जो पुल के टूटने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे। सैलाब की तेज धार की चपेट में आकर पुल के टूटने की एक डरावनी तस्वीर राज्य के तामुलपुर जिले से भी सामने आई। वहां नदी के ऊपर बना एक बड़ा पुल बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे वो पूरा इलाका शहर से पूरी तरह कट गया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने या फिर नदी में बहने की कोई जानकारी नहीं मिली। उधर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से असम के मानिकपुर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वहां के हजारों लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा, जो चारों तरफ पानी भरने से जहां तहां फंस गए। और सबसे बुरा हाल तो मानिकपुर के निचले इलाकों का हुआ, जहां कई फीट तक बाढ़ का पानी भर गया, जिसमें सैकड़ों झोपड़ियां डूब गईं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का सुरक्षित जगहों तक जाना भी मुश्किल हो गया। इस बीच एक मोटरसाइकिल सवार किसी तरह पानी को पार करता नजर आया, लेकिन कुछ जगहों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जो अपने साथ कई सड़कों को बहा कर ले गया। एक इलाके में कुछ लोग पानी भरने की वजह से अपनी साइकिल कंधे पर उठाकर सड़क पार करते दिखाई दिए। लगातार बारिश होने से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारे के तटबंध टूट गए। ये देखकर लोग और डर गए। कुछ जगहों पर लोगों ने आने जाने के लिए केले के तनों से नाव बनाई और इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचे। बड़ी खबर आ रही है टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी हुई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी तेज धमाके के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा 5 दिन पहले तब हुआ जब उस पनडुब्बी में 5 लोग सवार होकर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक टाइटन पनडुब्बी का मलबा बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया।
जो 18 जून से ही अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटे थे। लेकिन 5 दिनों तक तलाश करने के बाद समंदर में पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार 5 लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समंदर में उतरने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी में तेज धमाका हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये पनडुब्बी 18 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। जैसे ये खबर सामने आई, अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमों ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना भी इस अभियान से जुड़ गई। लेकिन 5 दिनों तक समंदर में चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में है और टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलते ही उसमें सवार सभी लोगों के मिलने की संभावना भी खत्म हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी में भारी दबाव के बाद हुए धमाके की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। I offer my deepest condolences to the families. टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटेन के कारोबारी हैमिश हार्डिंग भी थे, जो एयरक्राफ्ट कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इस पनडुब्बी में सवार थे। इनके अलावा फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हेनरी और टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी इसमें मौजूद थे। बड़ी खबर आ रही है असम से। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी। राज्य के 22 जिले सैलाब की चपेट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल की सेना फिलिस्तीन के 6 चरमपंथियों की तलाश में रातों रात अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में घुसी, लेकिन इस दौरान फिलिस्तीन के चरमपंथी और इजरायल के सैनिक आमने सामने आ गए। इजरायल की सेना और चरमपंथियों के बीच धड़ाधड़ फायरिंग चालू हो गई, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों को गोली लगने की खबर है। हालांकि इजरायल ने बताया कि उसके सैनिक बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने उन 6 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी तलाश में वो वेस्ट बैंक में दाखिल हुए थे। यानी इजरायल फिलिस्तीन के चरमपंथियों को ठिकाने लगाने के लिए अब तक एक पल के लिए भी शांत बैठने को तैयार नहीं दिख रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि फिलिस्तीन से निपटने के लिए इजरायल के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। जिसके बाद से एक दिन ऐसा नहीं गया जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा न हुई हो। और अब इजरायल की सेना अपने यहां हमले करने वाले 6 फिलिस्तीनियों से हिसाब बराबर करने के लिए वेस्ट बैंक में घुस गई, वो भी रात को जब पूरा इलाका सो रहा था, ताकि किसी को इजरायल के ऑपरेशन की कानो कान खबर न लगे। सामने आई तस्वीरों में बंदूक ताने इजरायल के सैनिक एकदम दबे पांव वेस्ट बैंक की सुनसान सड़कों पर अपने शिकार की तलाश करते नजर आए। फिर वो एक बिल्डिंग में घुसे और उसकी छत पर जम गए। बताया गया कि बाद में इजरायल की सेना ने उन 6 के 6 चरमपंथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच ये खबर भी आई कि गाजा पर राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के एक कमांडर की हत्या हो गई। मतलब वेस्ट बैंक तो जल ही रहा है, अब गाजा में भी मामला गर्मा सकता है, क्योंकि बताया गया कि हमास का वो सीनियर मिलिट्री कमांडर गोलीबारी की एक घटना में ढेर हो गया। फायरिंग में उसका बेटा भी मारा गया। हालांकि हत्या के पीछे कौन रहा ये साफ नहीं हो पाया, मगर इजरायल से तनाव के बीच इस खबर के आने से गाजा में भी मामला गर्मा गया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की सेना के हवाई हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यह हमला रूस की फौज ने ड्रोन के जरिए किया, जिसके निशाने पर यूक्रेन की सेना के कुछ टैंक आ गए। और ड्रोन से रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखा कि यूक्रेन की सेना के टैंक पर अचानक एक बम गिरा। बम गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन की फौज का टैंक आग की लपटों में गिर गया। खबर है कि रूस की फौज के इस हमले में कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। उधर तूफान और भारी बारिश के बाद जर्मनी के कई इलाके बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के कई शहरों में तूफान और भारी बारिश की वजह से सड़कें और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रेन सेवा ठप हो गई। क्योंकि जर्मनी के कई शहरों में भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर पानी का सैलाब नजर आया। यानी सड़क हो या तालाब, फर्क करना मुश्किल था। कई गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखी। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगह घरों और गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि वहां के मौसम विभाग ने पहले ही बारिश के साथ तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी जो लोग अपने घरों से बाहर निकले वो बारिश की वजह से मुश्किल में पड़ गए। कई लोग तो कार समेत पानी में फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने बचाया। हालात देखते हुए वहां के प्रशासन ने कई रास्ते बंद कर दिए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रामजी नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 1 लाख के इस इनामी बदमाश ने एक बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और करीब 8 महीने से फरार चल रहा था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रामजी नाम के बदमाश को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की उससे मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। एक बच्ची के साथ में बड़ी जघन्य घटना की थी और तब से ये फरार चल रहा था। बाद में पुलिस के जवानों ने उस बदमाश को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक उस पर रेप और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दहेज में मोटरसाइकिल न दिए जाने से उनकी बेटी की शादी रुक गई। आरोप है कि दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने की बात सुनते ही लड़के वालों ने बारात लेकर आने से इनकार कर दिया। उस लड़की के घर वालों के मुताबिक लड़के ने दहेज में 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग की थी। लेकिन आरोप है कि जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो उस लड़के ने बारात लाने से मना कर दिया। उस लड़की के परिवार वालों ने बताया कि शादी की पूरी तैयारियां होने के साथ ही उन लोगों ने लड़के के बताए मुताबिक सारी चीजें खरीद भी ली थी। इतना ही नहीं, उन दोनों की शादी की कई रस्में भी हो चुकी थी। अब्बू ने फोन किया कि बारात लेकर आओ, तो कहे कि बारात नहीं लेकर आए, जब के बुलेट नहीं दोगे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस मामले में एक्शन में आ गई। होने वाले पति और ससुर और उसके भाई और एक उनका रिश्तेदार, 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी लड़के समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनकी तलाश में टीमें लगा दी गई। इधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में अतिक्रमण पर प्रशासन के एक्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क गए। 2 दिन पहले वहां के रैपुरा गांव में करीब 16 दलित और आदिवासी समुदाय के परिवारों के मकानों पर वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने भोपाल से सीधे रैपुरा गांव पहुंच गए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जमीन पर बैठकर धरना दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर सागर जिले के डीएम और एसपी भी वहां पहुंच गए। धरना दे रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को समझाने के लिए डीएम और एसपी भी जमीन पर बैठ गए। हमारी मांग साफ है, जिसके आदेश से हुआ उसको निलंबन करिए, बर्खास्त करिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। वहीं वन विभाग के मुताबिक जमीन पर अवैध कब्जे को कानून के तहत हटाया गया, क्योंकि वो जमीन वन विभाग की थी। हालांकि मकान गिराने का आदेश देने वाले वन विभाग के अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। उधर पटना की बैठक में शामिल हुई विपक्षी पार्टियों में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई। पटना में विपक्ष की 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए, जिनके बीच 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। और बैठक में मौजूद 15 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार किया, जिसके बाद विपक्षी नेता एक साथ मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि उनके बीच 2024 का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि सभी पार्टियां 2024 में कहां-कहां और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिस पर शिमला में होने वाली विपक्ष की बैठक में फैसला हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की अगली बैठक शिमला में होगी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। ये बैठक 10 या 12 जुलाई को हो सकती है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। यानी शिमला में तय होगा कि पटना में जुटी विपक्षी पार्टियां 2024 का चुनाव किस फॉर्मूले पर लड़ेंगी। शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं। पटना में हुई बैठक में कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों शामिल हुए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने 2024 में विपक्षी एकता की बात दोहराई। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। इससे पहले भी अटकलें लगी थी कि कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की बैठक शिमला में करवाना चाहती थी और आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हो गई, क्योंकि विपक्ष की अगली बैठक कांग्रेस शासित राज्य और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। उधर पटना में हुई विपक्ष की बैठक में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर वो संसद में फैसला करेगी, पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में नहीं। लेकिन सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने पटना में विपक्ष की बैठक में ही कांग्रेस से आश्वासन मांगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिसकी झलक पटना में विपक्ष की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी, जिसमें राहुल और खड़गे तो शामिल हुए लेकिन केजरीवाल नहीं। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से पक्का वादा चाहते थे। इन 12 दलों में से 11 दल एक सुर में आज उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश, इस काले अध्यादेश का हम विरोध करेंगे राज्यसभा में। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी इस मैटर पे चुप्पी बनाई रखी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वो वादा नहीं दिया। ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। वैसे पटना की बैठक में पहले ही केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर विपक्षी पार्टियों से इस मामले में समर्थन मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा और पटना में तो उसने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। इस बीच पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना में हुई बैठक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महज एक फोटो सेशन बता दिया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी पटना में विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा और गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता दिया। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है।
स्मृति ईरानी ने पटना की बैठक में शामिल सभी पार्टियों पर हमला बोला। अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा और गठबंधन को नाटक मंडली बता दिया। उधर पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात छेड़ दी। लालू यादव की बात सुनते ही वहां मौजूद नेता ठहाके लगाने लगे और लालू यादव से कुछ ही दूर बैठे राहुल गांधी भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि लालू यादव ने एनडीए और विपक्ष में मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी की शादी को लेकर चिंता जता दी। समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। हालांकि लालू यादव ने बीजेपी को बजरंग बली की याद दिलाते हुए कर्नाटक की हार का जिक्र भी किया। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए। लंबे वक्त से बीमारी के कारण राजनीति से दूर रहे लालू ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो अब सियासी लड़ाई के लिए पूरी तरह फिट है। इधर दिल्ली पुलिस ने मंडावरी इलाके में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या करने का आइडिया यूट्यूब पर वीडियो देखकर लिया था और पुलिस के मुताबिक उस बुजुर्ग महिला की हत्या करने से पहले भी आरोपियों ने कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखे थे। 20 जून को दिल्ली के मंडावली इलाके में उस बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर बुजुर्ग महिला के घर वालों ने भी शक जाहिर किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो से की गई। बताया गया कि आरोपियों ने उस बुजुर्ग महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या का प्लान तैयार किया था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आग बुझाने गए दमकल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दमकल विभाग के मुताबिक एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसे बुझाने के दमकल कर्मियों के साथ वहां मौजूद लोगों ने मारपीट की और दमकल की गाड़ी पर भी पथराव किया। बताया गया कि देर रात उस फर्नीचर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची थी, लेकिन आग बुझाने के काम में देरी होने की वजह से वहां मौजूद लोग भड़क गए, क्योंकि आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण करने लगी थी। आरोप है कि उसके बाद गुस्साई भीड़ ने दमकल की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर लोग दमकल कर्मियों के साथ मारपीट भी करने लगे। हालांकि कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में निशांत नाम के शख्स की एक निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर उस स्कूल के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आते थे। वहां तैरने के लिए आए तो उस स्विमिंग पूल के ज्यादा गहराई वाले हिस्से में चले गए, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनकी पहचान निशांत के तौर पर हुई, जो एक बिल्डर के यहाँ सीए थे और नोएडा के उस स्कूल में बने स्विमिंग पूल में अक्सर ही तैरने आते थे, जहां यह हादसा होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि इस घटना से 2 दिन पहले ही नोएडा प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके मुताबिक स्कूल में बने स्विमिंग पूल के रखरखाव से लेकर के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरी कंपनी को देना गैर कानूनी है। और अब नोएडा प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस स्कूल में बने स्विमिंग पूल को सील कर दिया। उधर अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारत के लोकतंत्र का डंका बजा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र का डंका बज गया। जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका गए राहुल गांधी ने वहां भारत में लोकतंत्र के मुद्दे पर खूब बात की थी और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर भी यही मुद्दा उठा। इस बीच अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने यही बात पुतिन से कही थी, जिसका जिक्र पिछले साल सितंबर महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया था। और अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यही बात दोहराई और अमेरिका की संसद में दोबारा कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को खून खराबा रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। We all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री ने शुरू से अपना रुख साफ रखा और बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में रहे। यही नहीं, अपना ये पक्ष उन्होंने बेझिझक होकर पुतिन के सामने भी रखा था। उधर अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जमकर नारे लगे और भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की संसद में करीब 1 घंटे का भाषण दिया और इस दौरान अमेरिका की संसद कभी तालियों की तड़तड़ाहट से तो कभी मोदी मोदी के नारों से गूंजती रही। यही नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। यही नहीं, कई सांसदों ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री जितनी देर संसद में रहे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते रहे।
प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी संसद में उनका जबरदस्त क्रेज दिखा। वहां मौजूद सांसदों ने करीब 79 बार तालियां बजाईं और 15 बार खड़े होकर प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। और केवल अमेरिकी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी प्रधानमंत्री से मिलने आए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमेरिका की संसद के बाहर प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथ में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री की तस्वीरें नजर आईं। ये लोग अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वहां पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री के 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगहों पर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर हो या फिर अमेरिका की संसद के बाहर, उनके समर्थन में लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने इस बात की शुरुआत अपने पहले अमेरिका दौरे को याद करते हुए की और अमेरिकी संसद में बयान दिया कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिका आए थे तो भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन 2023 में वो 5वें पायदान पर पहुंचकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी अमेरिकी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो दुनिया की तरक्की का रास्ता खुलता है। उनके इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच तेजस के इंजन की डील भी हुई, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस भारत में वो इंजन बनाएगी जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगते हैं। इस बीच व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री का जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने खुद स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत की झलक दिखाने वाले तोहफे दिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री अमेरिका की स्टेट विजिट पर है, इसलिए उनके स्वागत में स्टेट डिनर रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री और जो बाइडेन हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए और प्रधानमंत्री ने मेहमान नवाजी के लिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों को धन्यवाद दिया। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस स्टेट डिनर में भारत और अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इन हस्तियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी भी शामिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति स्टेट विजिट और स्टेट डिनर का न्योता सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही देते हैं। उधर जर्मनी, हॉलैंड और स्वीडन जैसे यूरोप के देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान पिछले साल उनके यहां से चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की तकनीक हासिल करने की कोशिश में था, लेकिन उन्होंने हर बार ईरान की कोशिश पर पानी फेर दिया ताकि ईरान परमाणु हथियार बना ही न पाए। 20 साल से ज्यादा वक्त से पश्चिमी देश आरोप लगा रहे हैं कि ईरान गैर कानूनी तरीके से परमाणु बम बनाने में लगा है। पिछले साल UN की एटॉमिक एजेंसी IAEA ने भी दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान का दुश्मन इजरायल तो आए दिन यही बात कहता है। अमेरिका भी ईरान को रोकने के लिए उसके साथ परमाणु डील करने के लिए बातचीत में लगा है और यूरोप के इन देशों ने भी अपनी रिपोर्ट में मोहर लगा दी कि ईरान परमाणु बम बनाने की फिराक में है। मगर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम एकदम शांतिपूर्ण है, वो कोई बम बना ही नहीं रहा। इस बीच ब्रिटेन ने ईरान की मदद करने के आरोप में अपने ही कुछ विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच तेज कर दी। वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और वो इसकी तह तक जाएंगे ताकि ब्रिटेन पर लगे आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालयों पर ईरान को ड्रोन बनाने में मदद करने के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मिली, उन्होंने तुरंत आरोपों की जांच शुरू करवा दी। सुनक ने साफ कह दिया कि कानूनी तौर पर ईरान को ड्रोन बनाने में मदद करने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आरोप लगे हैं तो उनकी गंभीरता से जांच की जाएगी। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की सेना को हथियारों की मदद पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान पर रूस को शाहिद 136 ड्रोन देने के आरोप लगे हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच तेज कर दी। इधर मध्य प्रदेश के सतना में पैरोल पर छूटे 4 कैदियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन चारों कैदियों को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी, जो 16 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। लेकिन जैसे ही वो कैदी पैरोल पर जेल से बाहर निकले, उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में उस गाड़ी के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। कैदियों ने आरोप लगाया कि उन पर लाठियों से हमला किया गया, जिससे उनको काफी चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हमले में घायल हुए कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिक्की सरदार जो अपराधी किस्म का है, जो 7 वर्ष की सजा काट रहा है, वो बंद जेल के अंदर इन लोगों के बीच में कोई विवाद थे। पुलिस ने कैदियों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली एक खबर आई, जिसमें सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लड़के वहां एक नहर में बह गए। यह हादसा तब हुआ जब वो लड़के अपने 2 दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए और उसी दौरान 2 लोग सेल्फी लेने के चक्कर में नहर की तेज धार में बह गए।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लड़कों की तलाश शुरू की गई। लेकिन कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उन लड़कों का पता नहीं चल सका, जिससे वहां मौजूद परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे इलाके में मातम छा गया। अभी तक उनका शव नहीं मिला हुआ है और प्रयास किया जा रहा है। बाद में पुलिस ने आशंका जताई कि इस हादसे में दोनों लड़कों की मौत हो गई। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यापारी से हुई करीब 40 लाख रुपए की लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनमें एक आरोपी एक निजी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था और उसने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने 5 जून को फरीदाबाद में एक व्यापारी को घेर लिया और उसे हथियार दिखाकर उससे 39 लाख रुपए लूट लिए, जिससे हड़कंप मच गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने वारदात के करीब 20 दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनमें एक आरोपी एक निजी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। पुलिस ने बताया कि देर रात उस ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि वो ट्रक तेज रफ्तार में दोनों लोगों को रौंदता हुआ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में घुस गया, जिसे देखकर कई लोग वहां घुसे और आगजनी की, जिसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। इस बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दूल्हा बारात लेकर थाने पहुंच गया, जहां उसने खुद के साथ ठगी होने का आरोप लगाते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की और जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि इंदौर के रहने वाले दीपक वर्मार की शादी खंडवा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई। दीपक का आरोप है कि इस बीच उस लड़की के परिवार वालों ने उससे 60,000 रुपए ले लिए और शादी वाले दिन जब वो बारात लेकर उनके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। एक बार 20,000 डाला, फिर 40,000 डाला। वहीं पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और उस लड़की के परिवार वालों की तलाश में जुट गई। इधर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़कर स्टंट करने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह एक्शन एक वीडियो वायरल होने के बाद लिया, जिसमें दोनों आरोपी मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़कर स्टंट करते दिखे। उस वीडियो में दिखा कि मालगाड़ी जब एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तभी आरोपी लड़के मालगाड़ी की छत पर स्टंट कर रहे थे। दोनों मालगाड़ी के अलग अलग 2 डिब्बों पर पैर फैलाकर खड़े हुए दिखे। आरोपी लड़कों ने स्टंट का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उधर राजस्थान के पाली से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक लड़के ने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को खाप पंचायत ने गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया, क्योंकि उसने अपनी शादी में अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए थे, दाढ़ी रखी थी। और आरोप है कि ये बात गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके बाद पंचायत ने उसके परिवार के खिलाफ फैसला सुना दिया। पीड़ित लड़के का आरोप है कि शादी के 15 दिन बाद उसे और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने की सजा दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी शादी में पंचों की तरफ से बताए गए रंग का साफा नहीं पहना था। साथ ही उसने अपनी शादी में दाढ़ी रखी थी, जिसकी वजह से उसे और उसके परिवार को गाँव से निकालने का फैसला सुनाया गया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है। उस लड़के का यह भी आरोप है कि उसके रिश्तेदारों पर उनसे रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाया गया। कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, कदमों की आहटों से अनजान रहे होंगे, ये रास्ते कभी तो सुनसान रहे होंगे। सौबात की एक बात कही सूरज ने, दुनिया की भीड़ से जो हटकर हैं उन्हें पढ़ लो, हम पूजते हैं जिनको इंसान रहे होंगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर हुआ। सौबात की एक बात।